स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरा इस न्यू चैनल पे। देखिए आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ही सारा क्वेश्चन है जो करेंगे। ठीक, ये सारा क्वेश्चन जो है ना, वो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक, जबकि ये चैन वाला क्वेश्चन जेई मेंस और नीट दोनों में पूछा हुआ है, लेकिन नीट ने अब तक ये वाला नहीं पूछा है, बॉल वाला। ठीक, और ये वाला जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक, हो सकता है जेई मेंस में वो जेई एडवांस वाला क्वेश्चन दोबारा दे भी सकता है। मैंने जो ब्लॉक का जो मास है ना वो अलग लिया है। ठीक, अपने मन से लिया है, जबकि एक्सेलरेशन जो जेई एडवांस में आया था ना क्वेश्चन वो डिट्टो है। ठीक, तो ब्लॉक का मास कुछ भी हो, आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो कितना भी देगा आप बना लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमसे इसमें बोला गया जैसे कोफिशिएंट और चैन, एक चैन है। ठीक, जो कि एक टेबल पे रखा गया है। ठीक, जिसका कुछ पोर्शन नीचे लटक रहा है। हम लोग मान लेते एक्स पोर्शन नीचे लटक रहा है, पूरा चैन का लेंथ एल है और मास कैपिटल एम है। ठीक, तो ऊपर जो पोर्शन होगा वो कितना होगा, तो अगर एल लेंथ का चैन है, ठीक, उसका एक्स लेंथ जो है नीचे लटक रहा है, तो बचा वाला लेंथ कितना होगा, एल माइनस एक्स होगा। तो ये वाला जो ऊपर होगा चैन वो कितना, एल माइनस एक्स लेंथ ऊपर होगा। ठीक, तो हमें बोला गया और चैन और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक, जिसका वैल्यू म्यू का कोफिशिएंट और फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 है, मतलब 1/2 दिया गया। तो हमें बोला गया कितना मैक्सिमम लेंथ है जो नीचे लटक रहा होगा। ठीक, अगर रेस्ट से हम लोग चैन को छोड़े हैं तो। ठीक, तो हम लोग पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इसका मास के लटका हुआ पोर्शन वाला का मास कितना होगा। ठीक, तो अगर एल लेंथ का मास हमारा कैपिटल एम है। ठीक, तो ये एक्स लेंथ अगर लटका हुआ तो इसका मास हम लोग बोल सकते हैं एम बाई एल इंटू में एक्स के जी होगा। ठीक है कि नहीं। और उसी प्रकार जो ऊपर बचा हुआ जो लेंथ होगा चैन का, उसका मास कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं एल लेंथ का अगर मास कैपिटल एम है। ठीक, तो बचा हुआ लेंथ जो कि एल माइनस एक्स है, इसका मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू में एल माइनस एक्स के जी हो जाएगा। ठीक, अब बोला कि रेस्ट से अगर हम लोग छोड़े तो कितना मैक्सिमम लेंथ चैन का नीचे लटक रहा होगा। ठीक, तो रेस्ट से छोड़े हैं, मतलब रेस्ट से छोड़े हैं तो दोनों बराबर कर देंगे। दोनों का क्या जो वेट लग रहा होगा, ठीक, इस पर नीचे की तरफ जो वेट लग रहा होगा वो कितना होगा, तो बोल सकते हैं एम बाई एल एक्स एक्स जी के बराबर होगा। ठीक, जो वेट इसका होगा, ठीक, जो नीचे की तरफ लग रहा होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो वेट लटका हुआ चैन पर नीचे की तरफ आ रहा होगा जो इतना होगा। क्योंकि मास तो निकाल लिए, लटका हुआ पोर्शन का मास इतना था और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका मास इतना है। ठीक, तो इस पर सरफेस कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एन आ रहा होगा। ठीक, जिसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, नीचे की तरफ जो इसका खुद का वेट लग रहा होगा। ठीक, जो कि कितना आ गया है एम बाई एल इंटू में एल माइनस में एक्स इंटू में जी के बराबर होगा। ठीक, और रेस्ट से अगर हम छोड़ें तो दोनों का वेट बराबर कर देंगे। ठीक, मतलब ये जो नीचे लटका हुआ पोर्शन पर जो नीचे की तरफ वेट आ रहा था, ठीक, एम बाई एल इंटू में एक्स जी बराबर कर देंगे किसके किसके बराबर कर देंगे। तो अगर हम ध्यान दें, ठीक, तो ये जो खींचने वाला फोर्स जो खींच रहा है वेट, ठीक, और जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है। ठीक, तो रेस्ट से अगर हम छोड़े तो दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे। जो नीचे जो खींच रहा है और पीछे की तरफ जो खींच रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ खींच रहा है जो किसके बराबर होगा। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होती है म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक, अब इधर है एम बाई एल इंटू में एक्स इंटू में जी बराबर किसके हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 1/2 है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ठीक, एन बराबर हो जाएगा इसके। क्यों, क्योंकि चैन ऊपर जो ऊपर बचा हुआ पोर्शन जो है चैन का वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये बचे हुए पोर्शन पर चैन का जो ऊपर की तरफ है वो बराबर होगा इसके एम बाई एल इंटू में एल माइनस एक्स इंटू में जी के। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एम बाई एल इंटू में एल माइनस में एक्स इंटू में जी के। तो जी से जी कटा और एम बाई एल से एम बाई एल कटा। ठीक, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा जो बराबर हो जाएगा एल माइनस में एक्स के। ठीक, और ये x को इधर लाएंगे तो 3x बराबर एल के हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा l/3 के। ठीक, मतलब l/3 पोर्शन जो है ना नीचे लटका होगा। ठीक, क्योंकि हम माने थे x पोर्शन है जो नीचे लटका हुआ है और x का वैल्यू इतना आ गया। ठीक, आपको क्वेश्चन में एल का वैल्यू दे देगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। अब हमें एक ऐसा भी क्वेश्चन जेई में आया है जो बोला गया फ्रिक्शनलेस टेबल है। ठीक, जिस पर 10 गो गेंदा हम लोग लिए हैं, बॉल लिए हुए हैं। ठीक, हर एक बॉल का मास 2 kg का है। ठीक, तो वो छठा बॉल जब जस्ट टेबल से नीचे आ गया होगा
तो 7वां और 8वां बॉल के बीच में टेंशन कितना आ रहा होगा ये पूछा गया है, ठीक। तो इसको ऐसे बना लेंगे, छठा छठा बॉल जस्ट अगर नीचे होगा, ठीक, तो 7वां 8वां के बीच में कितना टेंशन होगा ये पूछा गया। तो छठा बॉल अगर नीचे होगा तो हर एक बॉल का मास 2 kg है, तो 6 बॉल का मास कितना 12 kg होगा, यानी 12 वो बॉल नीचे आ गया होगा, तो उसको एक ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक। तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा 120 न्यूटन का, ठीक। और छठा 7वां के बीच में जो टेंशन है ये दोनों सेम स्ट्रिंग से जुड़ा, मान लेते हैं टेंशन यहाँ पे टी आ रहा होगा, ठीक। और ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक। तो और 8वां ब्लॉक, 8वां जो 7वां 8वां ब्लॉक के बीच में टेंशन पूछा गया, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन है जो टी है, ठीक। और 8वां ब्लॉक के 7वां 8वां के बीच में पूछा गया टेंशन कितना होगा, तो ठीक। तो 8वां 9वां 10वां तीनों तो एक जगह ना है बॉल, तो ये पीछे वाले तीनों का अगर हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ठीक। तो 8वां के बीच में पूछा गया है, तो 8वां के बाद 9वां 10वां आ जाएगा हमारा ब्लॉक, ठीक है ना, ठीक। तो इधर आ गया, ये 9वां है, ये 10वां है, ठीक। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं सबसे पहले कि किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा किसके, खींचने वाला फोर्स। खींचने वाला फोर्स कितना, 6 को बॉल नीचे लटका हुआ है जिसके तरफ, जिसके कारण तो और सारा बॉल खींचा रहा होगा ना, तो 120 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल कितना बॉल है 10 को, और हर एक बॉल का मास 2 kg का, यानी 10 दूनी 20। तो एक्सेलरेशन मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा पूरा बॉल, ठीक। तो 7वां 8वां के बीच में टेंशन पूछा गया है, ठीक। तो अगर हम 8वां बॉल को पकड़े तो 8वां बॉल पर अगर हम लोग ध्यान दें तो उस पर फ्रिक्शन स्टेबल है, तो पीछे की तरफ तो कोई खींचने वाला फोर्स है नहीं, बस आगे की तरफ टी ही टेंशन खींच रहा होगा 8वां बॉल को। तो टी बराबर हो जाएगा किसके, 8वां बॉल का 8वां 9वां 10वां ये तीनों तो एक जगह अटैच है ना, और एक बॉल का मास 2 kg है, तो 3 बॉल का मास कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 6 इंटू में एक्सेलरेशन की जगह पे कितना आ गया है 6, मतलब टेंशन 36 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसका इक्वेशन अलग और इसका अलग बना के दोनों को जोड़ के अंतिम में टी डैश का वैल्यू निकाल के, ठीक। यहाँ पे टेंशन अलग मानते हैं, यहाँ पे अलग मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इधर इधर जो ब्लॉक है वो अलग स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार 36 न्यूटन आ गया। यहाँ पर अब गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। 7वां और 8वां के बीच में बस टेंशन पूछा गया है, ठीक। 7वां और 8वां ब्लॉक के बीच में टेंशन पूछा गया, तो 7वां ब्लॉक और 8वां जो ब्लॉक है, ठीक। तो 8वां 7वां 8वां के बीच में, ठीक, टेंशन पूछा गया है ना, तो 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां 3 गो और बॉल है ना, 7वां 8वां के बीच में अगर पूछा गया आपसे, तो 8वां 9वां 10वां 3 गो उधर साइड में बॉल है, ठीक। तो गिनाएगा तो 8वां ही ना, अगर इधर 10 बॉल है, ठीक, और अगर एक 10वां दूसरा बॉल से भी मास पूछ रहे हैं तो टोटल मास आ जाता है, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे हमें बोला गया है, इसमें बोला गया था कि कितना एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लोग लगाएं 10 kg वाला ब्लॉक के ऊपर, कि ये जो दोनों ब्लॉक है ना वो साथ में मूव करें, ठीक। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स हम लोग एफ लगाएं, जिसके कारण मान लेते हैं 10 kg वाला ब्लॉक ए डैश एक्सीलरेशन से हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। और ये 5 kg वाला ब्लॉक 10 kg वाला ब्लॉक के साथ देखिए कांटेक्ट में, जिसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे आ रहा होगा, ठीक, ठीक है ना। और यही नॉर्मल रिएक्शन इस 5 kg वाला ब्लॉक को ए डैश एक्सीलरेशन से आगे की तरफ ले जा रही होगी, ठीक, ठीक। हाँ, अब देखिए ये 5 kg वाला ब्लॉक क्वेश्चन में दिया गया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये वाला ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर के डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक, ठीक है ना। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि दो ब्लॉक अगर सेम स्ट्रिंग से जुड़ा होता है तो एक ब्लॉक जिस एक्सीलरेशन से मूव करता है दूसरा ब्लॉक भी उसी एक्सीलरेशन से मूव करता है, इसलिए वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक। ये दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक, जिसके कारण यहाँ पर अगर टेंशन टी आ रहा होगा तो यहाँ पे भी हमारा टेंशन टी आ रहा होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है। अब ये ब्लॉक उधर की तरफ मूव कर रहा था, कोई ना कोई तो फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स के ही कारण एक्सेलरेशन आता है ना, तो कौन फोर्स जो 3 kg वाला ब्लॉक को खींच रहा होगा, तो इसको ऐसे समझेंगे, ठीक। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जिसके कारण एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन आया, ठीक। और एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है मतलब क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक। इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए हमेशा सूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक, जिसमें सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर रहता है, जो नेट एक्सटर्नल ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाए हैं उसके कारण जिस डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम जाके बैठ जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये 3 kg वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब सूडो फोर्स इस पर हम लोग इस डायरेक्शन में है जो लगा देंगे, ठीक है ना, जो कि बराबर होगा किसका, 3 kg, इसका मास 3 kg है, 3 में है। सूडो फोर्स में क्या बोला है कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्सटर्नल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन लगा देते हैं सूडो फोर्स में। तो यहाँ पे भी यहाँ पे ए डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, इतना एक्सीलरेशन लगा के। अब इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक। तो इस पर नीचे की तरफ 5 kg वाला पे वेट लग रहा होगा 50 न्यूटन का, ठीक, लेकिन जब की तरफ ऊपर की तरफ का है ना, तो टी मतलब टेंशन फोर्स ज़्यादा इसके वेट से, तो टी माइनस के 50 बोल देंगे बराबर हो जाएगा किसके, इसका मास है 5, 2 एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। और इसके लिए इक्वेशन 3 kg वाला के लिए लिखेंगे, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इधर वाला फोर्स जो कि सूडो फोर्स बड़ा होगा जरूर टेंशन है, तभी इधर की तरफ खींच रहा है, तो खींचने वाला फोर्स ज़्यादा ही होता है। तो सूडो फोर्स माइनस में टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, 3 kg का ब्लॉक पर इनटू में एक्सीलरेशन 2 से जा रहा है इधर, ठीक। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो इधर में -50 बचेगा और प्लस में सूडो फोर्स के जगह पे लिख लेंगे 3, कितना है 3 इंटू में बराबर है ए डैश के, ठीक। और इधर 5 2 या 10 प्लस में 3 2 या 6, ठीक, मतलब -50 प्लस में 3 ए डैश बराबर हो जाएगा 16 के, ठीक। मतलब 3 ए डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना 66, यानी ए डैश का वैल्यू 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मतलब नेट मतलब एक्सटर्नल एक्सीलरेशन का वैल्यू इतना आ गया, ठीक। अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमें तो नेट फोर्स पूछा गया है ना कितना होगा, ठीक। तो टेंशन का भी पहले फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से टेंशन आसानी से निकल जाएगा, ठीक, कि टी बराबर कर देंगे इधर 5 2 या 10 हो जाएगा, और ये -50 उधर जाएगा तो +50, यानी टेंशन फोर्स का वैल्यू 7 न्यूटन आ गया, ठीक। और नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो हमसे पूछा था, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, m1a1 प्लस में m2a2 प्लस में m3a3, ठीक। m1 किसको माने, ये 10 kg वाला ब्लॉक है, ठीक, किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था, ए डैश, ठीक। तो ए डैश का वैल्यू 22 आया, ठीक। प्लस में m2 कौन हो जाएगा 5 kg वाला ब्लॉक, ठीक। किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये वाला जो है ना हम एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमने क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक। तो एक्सीलरेशन भी हम लोग एक्स एक्सिस के ही अलोंग लेंगे, ठीक। तो 10 kg वाला का तो लिख लिया, 5 kg वाला का लिख रहे हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन ये जो एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस की थी, हाँ, जिसका वैल्यू कितना था 22, और प्लस में m3 का मास कितना है 3 इंटू में एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना होगा, जैसे देखिए 3 वाला जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से तो जा ही रही है, ठीक। और इधर के डायरेक्शन में, ठीक है, कि नेट एक्सटर्नल एक्सीलरेशन डेट इज ए डैश से लग रहा है, ठीक, जिसका वैल्यू कितना है 22 है, ठीक। तो हम जानते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्या रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालेंगे क्योंकि दोनों एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, लेकिन जिधर की तरफ एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा उधर की तरफ ये ब्लॉक मूव करेगा, जाहिर सी बात है हमारा। तो नेट एक्सीलरेशन या रिलेटिव एक्सीलरेशन वही सेम ही होगा, जो कि किसके बराबर होगा 22 में से 2 घटा देंगे, ठीक, तो 20 के बराबर होगा, यानी 3 इंटू में 20 कर देंगे, ठीक। फिर इस सबको आप जोड़ दीजिएगा मल्टीप्लाई करके, यही आपका एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू होगा, उतना लगाएंगे तो 10 kg वाला के साथ 3 kg और 5 kg वाला ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, एक ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि ये सेंटर है आपका, ठीक, और ये पॉइंट ए है, ठीक, हाँ। हमसे बोला जा सकता है कि बताइए ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक।
ए पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें पता ही था, जैसे एक हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। इसके सामने अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लाए जिसका डायरेक्शन ये है, ठीक। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, ठीक, जैसे एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ठीक, जब इक्वल डिस्टेंस पर रख देते हैं, ठीक, मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर की तरफ होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो पी वेक्टर ये बता रही है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक। तो मतलब क्या हम लोग, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक। तो एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और यहाँ निगेटिव आ गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, इधर साइड में पॉजिटिव, प्लस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमसे क्या बोला गया, ए पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ लेगा, ठीक। तो अगर ये डायरेक्शन है तो मतलब इधर नेगेटिव होगा चार्ज, इधर पॉजिटिव होगा, और इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया, वो बराबर हो जाएगा के पी अपॉन, ठीक, के पी अपॉन क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल आप लिखेंगे तो के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ठीक है ना। और अगर आप हमसे बोला जाएगा कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर हमसे पोटेंशियल पूछ देगा ना, तो देखिए बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर पोटेंशियल पूछ देगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक। तो एक तो हम बोल सकते हैं जो एक तो पोटेंशियल जो है हमारा इंड्यूस चार्ज के कारण आएगा, ठीक, और एक पोटेंशियल जो है हमारा डाइपोल के कारण आएगा, ठीक। तो इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा कहाँ पर, पॉइंट बी पर जो जीरो होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जो पोटेंशियल जो होता है एट पॉइंट अगर हम बात करें क्या, ओ की बात करें, ओ की बात करें या फिर, ठीक, ए एंड क्या बी की बात करें, ठीक, तो वो सेम एज, याद रखना, सेम एज जो भी पोटेंशियल ऊपर होता है ना उसके बराबर ही होता है, ठीक, ठीक, उसके बराबर ही होता है हमेशा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है, ठीक। तो अगर हम लोग सेंटर पे पोटेंशियल लिख लेते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इंड्यूस चार्ज के कारण हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा जीरो होता है, क्यों, क्योंकि ओ पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल प्लस में है क्यू अपॉन आर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्यू अपॉन स्मॉल और माइनस में आ जाएगा, तो ये कट गया तो जीरो आ गया, मतलब इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल तो जीरो होगा, सेंटर पर होगा ना जीरो, क्योंकि बी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हम फाइंड करें या फिर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो जो पोटेंशियल आप ओ पर होता है वही हमारा ए और बी पर होता है, तो ओ पे ही हम लोग क्यों ना लिख लेते हैं, ठीक। तो ओ पे तो इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, अब बच गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होगा, पोटेंशियल बी पॉइंट पर जो लिख लेते हैं, तो वो हम जानते हैं बराबर जो किसके बराबर होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक। तो आर स्क्वायर मतलब आर क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ तक का, तो ये इतना डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल से सेंटर तक का, स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल आर, तो स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ आपसे अगर पोटेंशियल पूछ देगा, ठीक, ए पॉइंट पर पूछ दे या फिर बी पॉइंट पर पूछ दे, ठीक, तो जो नॉर्मल हम जानते हैं, ठीक, कि कंडक्टिंग स्फीयर में हर जगह पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आप खोजते हो तो वो सेम होता है, ठीक। तो ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल, ठीक, आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर आया है, ठीक, तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा ना वो भी हमारा याद रखिएगा कितना आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर ही है जो आपका आएगा, ठीक। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल अगर ए या फिर बी पॉइंट पे पूछ देता था तो हम लोग निकालते थे ना कि पहले तो सेंटर पे निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना सेंटर में पोटेंशियल होता है वही ए और बी पॉइंट पर भी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है बताइए पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितना होगा, ठीक, या फिर बी पॉइंट पर, ठीक, तो वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक, जो कि ओ पॉइंट पर नॉर्मली जितना पोटेंशियल होता है, क्योंकि ओ पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखेंगे तो सरफेस पे चार्ज अगर क्यू है तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और वही यहाँ होगा या फिर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता है यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। थैंक यू, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें।
और सब्सक्राइब करें।